आइए मेरे 140 करोड़ देशवासियों, मारवाड़ी पढ़ाई आज़ाद सेनानी की तरफ से 78वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे पास लिखित कोई प्रमाण नहीं है। मैं जो बोलूँगा वो मौखिक ही बोलूँगा, क्योंकि अत्यधिक वर्षा के कारण कोई पेज नहीं बचा है लिखने के लिए। ओके, तो आप सभी को इस आज़ाद शोध संस्थान आजमपुरा, शूरवीरों की धरती, कर्मवीरों की धरती, मजदूरों की धरती, रक्त रंजित भूमि, पाषाणों की धरती, चुन्ना पत्थर की नगरी, शेरानी वीरों की नगरी और शेरानी शेरों की नगरी और गो से आजम के निस्बत से बना आजमपुरा की धरती से आप सबको 78वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जो भी मुझे आज याद है, मेरी स्मृति में है, वो सब मैं बोलता चलूँगा। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। वैसे बारिश हो जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ठीक है। पूरा मत मानना। आज के दिन मेरे भारत को स्वतंत्रता मिली। 15 अगस्त के दिन ही कांगो गणराज्य को 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली। एक और देश है, इसी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेटिम्स ऐसा नाम है उस देश का, वो भी मनाते हैं। कांगो रिपब्लिक राज्य भी इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र में मेरा भारतीय होता है। आज कुछ गिरे हुए देश हमारे देश की पहचान छीनना चाहते हैं। भारत ने क्या नहीं दिया, ये कहिए। इस दुनिया को शून्य भारत ने दिया, बड़ी बड़ी खोजें भारत ने की, क्या नहीं किया। भारतीय लोगों ने ही कंप्यूटर बनाया, लेकिन सास बेबेस का नाम दे देते हैं, ठीक है। एक किसी ने देखा भी नहीं, आकर कोई विजिट भी नहीं किया, कुछ किताबों में पढ़कर, नक्शा में देखकर लाल रंग की एक लाइन खींच दी, रेड क्लिफ रेखा, और मेरे भारत का 3 टुकड़ों में विभाजन कर दिया, ठीक है। 2 टुकड़ों में 1947 में, एक पाकिस्तान का टुकड़ा बांग्लादेश बन गया 1971 में, ठीक है। इन नेताओं को तो ये राजनीति कर कर अपना बहुमत ही चाहते हैं। कभी मुस्लिम लीग बनाओ, कभी कांग्रेस बनाओ, कभी क्या बनाओ, कभी ऐसे पढ़िए। उनको देश में विकास करने की नहीं पड़ी है मेरे भाइयों, ठीक है। तो मैं आज इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर ले चलता हूँ आपको, ठीक है। इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी जो 1600 ईस्वी में भारत में आई, उनका प्लानिंग पहले बिजनेस का था। धीरे धीरे बिजनेस करते करते हुकूमत तक पहुंच गई। लगभग 1837 ईस्वी तक यह हुकूमत में इंटरफेयर कर दिए। फिर लॉर्ड डलहौजी आया, ठीक है। तो वो डलहौजी, डोग डलहौजी, लॉर्ड नहीं कह सकते हम, क्योंकि लॉर्ड का अर्थ होता है खुदा, ठीक है। हमारा इष्ट देव नहीं है वो, डोग कहना चाहिए उसको, ठीक है। उसने पहले ये ते क्या, जो राजा मर गया, गोद लिया पुत्र, दत्तक पुत्र, कभी राजगद्दी पर राज्याभिषेक नहीं हो सकता है। इसी सिलसिले में वो कानून ले आया। फिर वो कानून सतारा, संबलपुर वगैरह में लागू किया गया, ठीक है। फिर हमारे देश में वो बड़ी गंद कारतूस राइफल थी, वो चलाने में थोड़ा समय लगता था। कम समय में बनाने के लिए वो राइफल थी 0.75, ठीक है। तो 0.75 चलाने में
टाइम लगता था, तो उन्होंने सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी से कारतूस बनाया। वो कागज़ के कारतूस क्योंकि चिपके रहे इसलिए, और बड़ा धमाका बम विस्फोट हो इसलिए उन्होंने ये इजाद किया। इजाद करके ये लगभग 1855 में लागू कर दिया, जब हमारे एक ब्राह्मण सैनिक उस डमडम क्षेत्र था, जो कलकत्ता से 7 किलोमीटर दूर है, ठीक है? तो 7 किलोमीटर दूर डमडम क्षेत्र में हो सोच करने के लिए गया, तो एक निश्चित जाति का, जो निश्चित जाति तो हमें कहना नहीं, ये मेरा भारतीय था, चमार भाई। तो चमार भाई से पानी मांगा, तो पानी देने से खतरा है, ये ऊंच नीच थी, ठीक, अस्पृश्यता थी, तो अस्पृश्यता उस समय समाप्त नहीं थी। तो उसने बड़े लहजे में कहा, ठीक है, हमसे चर्बी और श्रम तो आप सूअर और गाय का मांस ही तो मुंह से तोड़ते हो, उसका घन क्यों नहीं करते हो, ठीक है? तो इसी सिलसिले में वो सैनिक पूरी बातें आकर अपनी उस बटालियन को बताया, तो बटालियन में विरोध हुआ। धीरे धीरे लगभग पूरे भारत में ये बातें फैलने लगी। 1857 आ गई, तो 1857 के अंदर एक सैनिक था मंगल पांडे नामक, उस मंगल पांडे ने उसका विरोध करते हुए कहा, जो भी अंग्रेज हमारे सामने आएगा उसको मैं उड़ा दूंगा। तो एक लेफ्टिनेंट जनरल वहाँ से आए, तो उन्होंने लगभग 10 मई ने 24 अप्रैल 1858 के दिन उन्होंने उड़ा दिया। उसी दिन उसको जेल में कैद कर लिया गया और फांसी दे दी गई। फिर धीरे धीरे बैरकपुर छावनी, मेरठ छावनी, धीरे धीरे बटालियन में ये खबरें आने लगी, और 1857 में ये कानून भी बना दिया कि ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? मेरे भाइयों, मैं आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इस तरह ले जाऊंगा तो हमारा समय की ज़्यादा बर्बादी हो जाएगी, तो मैं धीरे धीरे कुछ एक अच्छे अच्छे तथ्य बताता चलूँ, ठीक है? तो धीरे धीरे वो बटालियन हुई तैयार, और एक 80-85 की बटालियन थी, तो वहाँ पर भी 80-85 कारतूस सैनिकों ने विरोध कर दिया, तो 80-85 सैनिकों को जेल में डाल दिया गया। तो कुछ एक सैनिक वहाँ गए और जेल में आग लगा दी, और जेल से बाहर उन कैदियों को निकाला, और धीरे धीरे क्रांति का आगाज़ हुआ। तो क्रांति का आगाज़ होते हुए 10 मई 1858 में उनको अंग्रेज़ों को मारा गया। 30 अंग्रेज़ों की मारकाट हुई। धीरे धीरे हर जगहों पर ये क्रांतियाँ उकसाने लगी। मेरे भारत एक अखंड राज्य बनना चाहता था, तो वो सभी दिल्ली के लिए 1811 11 मई 1858 में तैयार हो गए और दिल्ली के लिए चलने लगे। चलो दिल्ली और मारो फिरंगी को नारा देते हुए, और आखिरी बादशाह, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के पास गए। बहादुर शाह जफ़र ने पहले तो ना कर दिया, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के पेंशन पर जी रहा था। फिर उन्होंने कहा, आप अखंड भारत के राजा होंगे। ऐसी बातों से सैनिकों ने उन्हें मोटिवेट किया और रेडी किया। उस समय उसकी उम्र 62 वर्ष थी, फिर भी वो रेडी हुआ, और आज जश्न आज़ादी का पहला सिपह सालार और कमांड संभाले। कमांड तो वैसे जनरल बख्त खां संभाल रहे थे, वो तो नाम मात्र नेतृत्व कर रहे थे। उसके नेतृत्व से पूरे भारत में क्रांति हो गई, और क्या अंग्रेज़ों में दम क्या है, हम उनका सामना कर सकते हैं। हर भारतीय के मन में ये भावना बैठ गई थी, ठीक है? तो धीरे धीरे वहाँ से रवाना हुए और खूब लड़ाई की अंग्रेज़ों से। लगभग 21 मई 1858 तक ये युद्ध किया, और अंग्रेज़ों की लाशें बहुत गिरी। हमारे
इस देश में रक्त रंजित भूमि होगी, बहुत से हिंदुस्तानियों की भी लाशें गिरी, अंग्रेज़ों की भी गिरी। एक बार अंग्रेज़ यहाँ से चला गया, क्योंकि पहले आज़ादी का बिगुल 1857 में बजा, किंतु कुछ कारणों से ही ये रह गए थे। और फिर झांसी को वारिस नहीं था, और वो दत्तक पुत्र दामोदर राव को गोद लिया था। गंगाधर राव का देहांत हो गया, तो लक्ष्मीबाई थे। तो रात में वो यूरोज नामक एक अंग्रेज था, तो उन्होंने डलहौजी ने वहाँ पर वही दत्तक पुत्र राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते, गोद लिया। तो इस प्रकार क्या, तो रात में लक्ष्मीबाई ने उस किले, लक्ष्मीबाई 60,000 की पेंशन पर थी पहले, फिर उस किले की दीवार से लक्ष्मीबाई अपने घोड़े बादल के साथ कूदी और खूब मर्दानगी से लड़ी, और उनका गुरु तात्या टोपे भी उनका साथ दिया। ठीक है, तो ये तो इतिहास की बड़ी कहानी है। हम इसमें झांसी का इतिहास में, संबलपुर के इतिहास में और सतारा के इतिहास में नहीं जाएंगे। हम आपको इस क्रांति की और छोटी छोटी पृष्ठभूमि के माध्यम से इतिहास समझाते चले जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर एक बार तो निकल गए अंग्रेज, फिर कुछ हमारे ही क्षेत्र के राजाओं की वजह से पुनः हमारे इस देश पर आ गए। फिर उन्होंने हमारे संगठन बनाए धीरे धीरे, और ये कम्युनिकेशन हुई, और हमारे बच्चे भी फिर इंग्लैंड और लंदन और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय बड़े बड़े गए, तो उन्होंने वहाँ की डेमोक्रेसी देखी, वहाँ की इक्वलिटी देखी, तो उनके समझ में आया। तो हम तो इसलिए पीछे, तो उन्होंने में भी क्रांति के विचार है, क्योंकि शिक्षा हमेशा क्रांति लाती है। इसलिए मैं हमेशा अपनी चैनल के माध्यम से भी जय शैक्षिक क्रांति का ही नारा लगाता हूँ, और बचपन से लगाता ही आ रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम तो बहुत हो रही है, धीरे धीरे मैं आपको इसकी पूरी बायोडाटा बताता जाऊँ, फिर लगभग आपको सीधा आगे आ जाऊँ मैं। ठीक है, एओ ह्यूम ने 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में एक कांग्रेस नामक एक पार्टी बनाई। ठीक है, और अंग्रेज़ों का मंसूबा ये था कि हमें यहाँ की उनकी संगठनों की जो भी खबरें हो रही है, जो भी वार्तालाप हो रही है, हम तक वो बातें इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। उस उद्देश्य से इस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, और इसका अधिवेशन भी होते रहे, लेकिन ये अंत में जाते-जाते उल्टा हो गया। ये स्वदेशी आंदोलन चलाने लगे, ये फिर गांधी के भी आंदोलन चलाने लगे। पहले गांधी इस बातों में इन्वॉल्व नहीं था। गांधी जब 1891 में यहाँ आए, 1891 में गांधी आए, तो गांधी की उम्र क्या थी? उम्र गांधी की लगभग उस समय 22 वर्ष की थी। तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के अभी अनुभव लो, तो 1891 में वो एक वकील थे, वकालत करके आए, फिर 4 साल की वकील की डिग्री एलएलबी लेकर फिर कहा आप दक्षिण अफ्रीका जाओ। तो दक्षिण अफ्रीका रंग भेद की नीतियों का जो उन्होंने लड़ा, जो उन्होंने जो रंग भेद की नीतियाँ थी उनका विरोध किया, उन केस लड़ा, तो उन्होंने उन्हें अनुभव हुआ। तो उन्होंने लगभग 12 जनवरी 1912 तक, ठीक है, 1915 तक, ठीक है, वहाँ वकालत की। तो वकालत का भी उन्हें अनुभव हुआ। ये फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान का भी उन्होंने केस लड़ा। ठीक है, उसी दौरान उन्हें अनुभव हुआ। फिर 15 जनवरी नहीं, 15 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी भारत आए, तो 1915 के अंदर भारत आए, तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा अब भारत का विजिट करो। ठीक है, पूरे भारत घूमो। तो वो अधिवेशन में भी भाग लेते रहे, हर कार्यक्रम में भाग लेते रहे, और भारत का विजिट किया। जिस तरह मैं हमेशा जिला दर्शन का विजिट करता हूँ ना राजस्थान के, उसी प्रकार गांधी ने भी वहाँ की पॉलिटिक्स समझी, क्योंकि वकील थे, वकील हर विचार से खुले होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा और सब देखा, तो ऐसे कपड़ों में ही थे,
कोट कमीज में थे। एक किसान था धोती पहने हुए, उन्होंने कहा देश तो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, ठीक है? और तुम ये पहन कर किसको दिखाओगे? रहोगे तो गुलाम ही। तो ये बात गांधी जी के चोट लगी और उसी दिन से ही गांधी जी तैमल कुर्ता पहनने लगे। फिर पहला उनका सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण बिहार में आती है, वहाँ राजकुमार शुक्ले से मिले लगभग। तो इतना बड़ा मैं इतिहास आपको बताऊंगा नहीं। राजकुमार शुक्ले से 1917 में मिले और चंपारण आंदोलन उसी समय प्रारंभ किया। वहाँ नील की खेती की जाती थी। 25% भाग पर नील की खेती नहीं, 25% भाग पर तो आप अपनी खेती कर सकते हो और 75% भाग पर आप नील की खेती करना अनिवार्य था, क्योंकि उस समय नील का कारखाना चलता था। वहाँ नीले कपड़े वगैरह बनाते थे इंग्लैंड में। तो नील की खेती के लिए जनता को बाधित कर रहे थे अंग्रेज, ठीक है? तो उसका विरोध किया, वो कानून पास किया, ठीक है। फिर अहमदाबाद का मजदूर मिला वाला होगा मामला 1918 में। फिर असहयोग आंदोलन हो गया, ठीक है। फिर 1930 में भाई मैं तो कह रहा हूँ अल्लामा इकबाल ऐसा काम नहीं करता, उन्होंने तराना हिंदी लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन मैंने जो ऑथेंटिक सोर्स से रिसर्च किया फिर क्या, तो अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान की मांग 1930 में की। फिर उनसे ही 2 कदम आगे चौधरी रहमत अली, जिन्होंने 1932 में पाकिस्तान नाम दे दिया देश को, ठीक है। फिर आगा खां, सलीमुल्लाह खां, जो मुस्लिम लीग पार्टी बनी 1906 में, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, वो सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ना। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की एक किताब है आज़ाद हिंद सरकार, तो आज़ाद हिंद सरकार भी आप कभी मिले तो पढ़ लेना। मेरी तो पढ़ी हुई है, लेकिन इतनी स्मृति में रहना भी संभव नहीं है भाई मेरे। और 140 करोड़ देशवासियों को मैं भी सामने बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ, तो 140 करोड़ देशवासियों के समक्ष मेरा भाषण हो रहा है। तो इसी डर से भी कभी कभी वो चीज़ें मेमोरीज में नहीं आती है मेरे भाई, ठीक है। तो लंबे समय तक वो आंदोलन चले, आंदोलन तो अभी बताएंगे, तो आंदोलन मेरे पक्के हैं, ठीक है। चंपारण आंदोलन से लेकर, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन तक मुझे याद है। तो उसमें तो टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। मोटे मोटा तौर पर हम बता दें, फिर संविधान का कार्य भी प्रारंभ हुआ, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और ये सदस्य थे, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया, ठीक है। वैसे नेताओं ने नहीं किया, अपनी पैसा नहीं बनाई, ज़्यादा तो हिंदुस्तानी मार काट के हिस्से हुए, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो धीरे धीरे ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन बना, या करो या मरो का नारा लगा, डू एंड डाई, ठीक है। तो धीरे धीरे हम आज़ादी के करीब पहुँचे अहिंसक विचार से, क्योंकि हमारे 2 दल बन गए, ठीक है। एक तो बन गए गरम दल, एक बन गए नरम दल, वामपंथी और दक्षिणपंथी, ठीक है, इस तरह, ठीक है। और भारत ज़्यादा वामपंथी का सहयोगी थे, दक्षिणपंथी का कम थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस से गांधी जी की मुलाकात हुई, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा ऐसे अहिंसक विचारों से, आंदोलन से कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ करने से ही होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार सभी ने आहुति दी। काकोरी कांड भी आपने पढ़ा, अशफाक उल्ला खां का, राजगुरु का, राम प्रसाद बिस्मिल का, ठीक है। वो ट्रेन से सामान लूटा, ठीक है। और वहाँ उनको भी जेल हुई, फांसी हुई, ठीक है। वो अशफाक उल्ला खां का तो बारे में आया है कि कल मेरी शादी है, ठीक है। अपनी फांसी को शादी के रूप में दिया, क्योंकि देश के लिए शहादत देने वाले ऐसे भी थे, ठीक है। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे शिक्षाविदों ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की और चरम तक शिक्षा को पहुंचाए। वो बहुत बड़े शिक्षाविद थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसके नाम से भी ब्रिटानियों की पेंटें गिली होती थी, वो शिक्षाविद थे वो।
इतनी भाषाओं में उसे महारत थी। उनकी खिदमत में लोगों ने भारत रत्न दिया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया जीते जी। मरने के बाद, मरणोपरांत उसके वारिसों ने, उसके शहजादों ने वो भारत रत्न लिया। ऐसी हस्ती को तो मेरा सलाम है। अबुल कलाम आज़ाद जैसे। पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान का विरोध किया इन बंदे ने, ठीक है। भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, ऐसे लोगों का तो नाम भी लेता हूँ तो मोटिवेट हो जाता है हम, ठीक है। उसका सारा मिला, बड़ा अनुभव हुआ, ठीक है। वो जेल में भी गए हमारे नेता, ठीक है। धीरे धीरे 1945 का समय आ गया, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर थे। जापान के 2 सिर हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिरा दे, अमेरिका का वर्चस्व हो गया, ठीक है। तो ये वित्तीय मामलों में भी इंग्लैंड पिछड़ गया धीरे धीरे। और फिर इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था क्लेमेंट एंटली ने भारत को स्वतंत्र राज्य करने की घोषणा भी कर दी। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन था, तो माउंटबेटन ने इसको हस्ताक्षरित कर दिया। तो लगभग 3 जून 1947 को, ठीक है, आपको दे दिया भारत। और फिर लगभग 3 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया, ठीक है। फिर 17 अगस्त 1947 को बहुत मारकाट हुई। उसी दिवस को एक विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे बहुत लोगों को, हिंदू मुसलमान दंगे हुए, ठीक है, जिसमें मुस्लिम आबादी के 2,38,000 मारे गए और हिंदू 1,40,000 के करीब जानें चली गई, ठीक है। लगभग करते करते इतिहास की किताबों में, उस समय के न्यूज़पेपर में मैंने देखा, लगभग 10 लाख से ज़्यादा जानें उस समय चली गई थी, ठीक है, उस हिंदू मुस्लिम की राड़ में, ठीक है। पंजाब में मारकाट मचने लगा और लहू से गंगा यमुना जमुना, ठीक है, सारी नदियां बहने लगी, ठीक है, लाल हो गई लहू से। इस प्रकार आज़ादी के लिए संघर्ष किया, ठीक है। उतना तो संघर्ष अंग्रेजों से लड़ते हुए भी नहीं हुआ जितना उस समय भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी हुई, ठीक है। क्यों ऐसे विचार आते, क्यों हमारे टुकड़े होते, हम अखंड भारत बनते। लेकिन ये अंग्रेजों की चाल थी। लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता तो राजनीति करना चाहते थे, ठीक है। उसी राजनीति के चलते हम पिसड़ गए, ठीक। आज हम पिसड़ते नहीं, आज हम अखंड भारत के होते और भारत सबसे बड़ा देश होता, तीनों देश मिलकर काम करते थे, ठीक है। रिवायतों में भी आता है कि आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान पर उतरे थे। हिंदुस्तान अभी वर्तमान में श्रीलंका, ठीक है, सारनदीप जगह एक पहाड़ का नाम है लोजिया राउंड, ठीक है, लोजिया राउंड पर उतरे, ठीक है। तो दुनिया के पहले इंसान का कदम भी इस हिंद जैसी जमीन पर पड़ा। तो ये हिंद कैसे नीचा हो सकता है, ठीक है, कैसे झुक सकता है। ये तो अमेरिका से भी ज्यादा सुपर पावर था, लेकिन लुटेरों ने इसको लूटा। यहाँ के जन नींद में थे, अभी भी नींद में है। अरे मेरे भारत की जन इतनी भोली क्यों है, क्यों इतना विश्वास कर लेती इन लोगों पर, दुष्ट लोगों पर, आज भी कर देती है, ठीक है। वो ऐसे करते करते बहुत सी हमारी माओ बहनों ने आत्महत्या तक कर ली, ठीक है। उनके साथ निंदनीय अपराध होते रहे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम के साथ बलात्कार करते थे और
मुस्लिम हिंदुओं के साथ बलात्कार करते थे। ठीक है, तो उस समय हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी माए बहनों को जिंदा काट कर दफनाते देते और हिंदू पाकिस्तान में अपने बहन बेटियों को दफना देते थे, क्योंकि उनके साथ निंदनीय अपराध, घर की इज्जत नीलाम होते, लोग देख नहीं सकते थे। वो मौत को गले लगा देते हैं, लेकिन अपमानित जिंदगी कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। एक कंटेंट आया था मुझे इसी बात से रिलेटेड, याद आ जाता है कभी कभी, अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी। सारा भास्कर इतनी बड़ी पत्रिका है जो कहते पद्मिनी की जगह मैं होती तो अलाउद्दीन के हरम में जा लेती, लेकिन अग्नि जोर नहीं करते। ये दुष्ट, ये अपनी शान और सौगत से हिंदुस्तानी जीते हैं, तुम्हारी तरह नहीं जीते हैं। ठीक है, और मुस्लिम शहजादियां तो पाकिज़ा इतनी होती है, गैर महरम पर नजर तक नहीं डाल सकती। ठीक है, और हमारी संस्कृति ऐसे लोग निराम कर सकते हैं? तुम्हारी सोच पर थू, ऐसी सोच होती है अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, राजनीति करने के लिए। तो मैं तो इतना कहता हूँ, ऐसी सोच वालों से तो थोड़ा दूर रहे। हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत किसी को नहीं बेच सकते, हमारा सम्मान किसी को नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी भी बहुत हुए। ठीक है, दोगले आदमी भी, जिन्ना भी फिर पछताए कि भाई अखंड भारत पर राज करते। ठीक है, पाकिस्तान बनाकर क्या क्या। ठीक है, 2 साल बाद तो उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यहाँ नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और पहला स्वतंत्रता दिवस भारत में 15 अगस्त 1947 को हुआ। उसी समय हमारा मुख्य अतिथि, याद आ जाता है कभी कभी, इंडोनेशिया का सुकर्णो था। उनका जो द्वितीय विश्व, नहीं, वो एक युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध। तो एक तो नाटो था संगठन अमेरिका का, तो और यूएसएसआर का, सोवियत संघ का, वार्सा पैक्ट वगैरह ऐसी संधियां थी, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत ने अपना अलग ही गुट बनाया, भारत, इंडोनेशिया, घाना, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो इन्होंने बनाया गुट निरपेक्ष। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसका जो हेड था सुकर्णो इंडोनेशिया का, तो जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पहले स्वतंत्रता पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। उन्होंने मेरे भारत की झांकी देखी। ठीक है, और फिर ये हिंदू मुस्लिम वाला तो दग्गा गद्दर चल रहा ही था। ठीक है, मारकाट हो रही थी, ये रक्त बहुत बहाया, उन्होंने बहुत कोहराम मचाया। ठीक है, तो धीरे धीरे हम आज़ादी की चैन की सांसें अभी तक ले रहे हैं। तो हमने बड़ी कीमत देकर ये आज़ादी हासिल की, अन्यथा ये आज़ादी हमें नहीं मिलती। ठीक है, अभी ऐतिहासिक भूमि पर हर जगह चले तो हमारा भाषण बहुत बड़ा हो जाएगा, और आगे भी प्रोग्रामों में जाना है, श्रोता भी बनना है, कहीं वक्ता भी बनना है। ठीक है, वो आपके सोशल मीडिया पर भी बोला है। ठीक है, तो कुछ और फैक्ट बता दूं या जय हिंद कह दूं? ठीक है, आज़ादी आने के बाद भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी चुनौतियां थी। ठीक है, चुनौतियां रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। अब ये चुनौती थी, एकजुटता में कैसे पिरोया जाए। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 563 के करीब जो रियासतें, 600 के करीब, 565 600 के करीब थी, तो उनको एकजुट किया। ठीक, विलय करवाया, बहुत जगह
साहस से काम लिया, बहुत जगह अपने रणनीतिक विचारों से काम लिया, ठीक है। विलय किसी का हैदराबाद, ऐसे रियासत का थोड़ा मुश्किल हुआ था। 4 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय, अजमेर, मेवाड़, बलूचिस्तान वगैरह। तो ये कभी-कभी तो हमें बड़ा अजीब लगता है जब राष्ट्रगान पढ़ते जहाँ आते जन गण मन अधिनायक जय। अधिनायक तो जो वक्ता होता है, श्रोता होता है, लेखक होता है, अधिनायक, ठीक है, नायक। भारत भाग्य विधाता, मास्टर, ठीक है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो आज सबसे ज्यादा ऋग्वेद में आपके संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में सिंध का नाम आता है। और हिंदुस्तान का उद्गम भी सिंधु से बना है। जब हिंदुस्तान और फारसी अरबी आए थे ने, तो वो से को है पढ़ते थे फारसी, तो सिंधु को हिंदू कहने लगे। और सिंधु का स्थान, सिंधु की जगह, जगह स्थान का मतलब होता है। और तो हिंदुस्तान सब उन्हीं का देन है, सिंधु का। तो वो हमारी अच्छी अच्छी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ठीक है, सबसे बड़ी सभ्यता पाकिस्तान में चली गई। दुख होता है यार, तो बंटवारे करने वालों में इतना भी दिमाग नहीं था कि सारी अच्छी अच्छी चीजें तो वहां चली गई, ठीक। सबसे ज्यादा धान भी वहां होता था, ठीक है, और सबसे ज्यादा सभ्यता भी वहां। क्या करें, उस समय ये नेताओं का राज था, ठीक है ना। तो धीरे धीरे इसको लोकतांत्रिक बनाने में, संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए, आज़ादी के बाद भी, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी को 1950 को लागू कर दिया गया, ठीक है। एक दोबारा राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे पहले, ठीक है। शुरू यह संविधान की बैठक है 9 दिसंबर 1946 से हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा था उस समय अध्यक्ष संविधान सभा का। भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, उन्होंने लिखा संविधान। तो बहुत से सपूतों को, महापुरुषों को हमने याद भी किया, ठीक है। तो इस आज़ादी की स्मृति को कभी भूले ना, ठीक है। और वक्त मिलेगा तो मैं आपको इतिहास के सभी तथ्य बता दूंगा। आहुआ का, ठाकुर कुशाल सिंह का, राजस्थान का इतिहास है ये, ठीक है। मेजर कौन था वो, मेस मेसन, मोस मेसन ऐसा नाम था। आहुआ के किले के ऊपर उसकी गर्दन टांग दी थी, ऐसा साहस था आहुआ के ठाकुरों में, ठीक है। आपको इतिहास पढ़ेंगे तो आपके अंदर जोश दौड़ने लगेगा, ठीक है। कभी राजनीति भी पढ़ेंगे, क्या क्या विचारधारा थी, किस प्रकार हमने आज़ादी हासिल की। आज के दिन तो लाल किले पर भी तिरंगा फहराया जाता है, और प्रधानमंत्री उद्बोधन देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी है, वो देंगे उद्बोधन, ठीक है। और हमारे भारत की शान लाल किला है, ताज महल है, जामा मस्जिद है, ये शान और शौकत है। आज देख लीजिए, ठीक है। हमारी सामुदायिकता हमेशा रही है, ठीक है। हम भाईचारा से रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई बंधुत्व से रहे। लेकिन उन्हें कौन सा काला दस्त लिया नाग के, हमेशा हम लड़ा लड़ा कर राजनीति करते हैं, ठीक है। हम उनको यही कहते, सलाह देते, मेरा वीडियो देखोगे तो आप सुधर जाओ, उसी में फायदा है। लोकतंत्र की असल मीनिंग पर जब जनता आ जाएगी ना, तो झोला साहब बन जाओगे, ठीक है।
आप हिंदू मुस्लिम ना करें, सबके अधिकारों के लिए लड़े, सबकी आवाज़ें उठाएं। ठीक है, हम आवाज़ उठाते नहीं हैं। अभी शुरुआत धीरे धीरे शिक्षा क्रांति से कर रहे हैं। आपका भी सहयोग रहा तो बहुत बड़ी उपलब्धियां तक पहुंचेंगे। ये इसी दिन को एक यादगार दिवस के रूप में मनाएंगे। पूरे देश को, एक 140 करोड़ जनता को जब उद्बोधन देंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे भाई। इस प्रकार मौखिक बोलने के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ठीक है, इस चीज़ के कुछ कुछ फैक्ट आपको बताएंगे भाई, ज़्यादा फैक्ट तो नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आपसे विदा चाहता हूँ और हमारी इस सरजमीन सिरानी आवाज़ से आप सबको आज का इस महान महापर्व 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय भारत दिवस, ठीक है, कि हार्दिक हार्दिक शुभकामना है। एक शायरी के साथ या अपनी एक गाना है, बहुत अच्छा लगा मुझे, हमारी एकता का, तो उसके साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा हो, है प्रीत जहाँ की रीत सदा हो, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे से भेद नहीं, यहाँ हर दिल से हमारा नाता है, हमें कुछ और भी ना आता हो, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो तो किसी ने देश तो क्या जीता है, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक नर में, नारी में अभी तक सीता है, इतनी पावन लोक धरा में नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतना आदर इंसान है तो क्या, पत्थर भी मुझे चाहते हैं, इंसान का तो आदर करते हैं। और हमारे यहाँ के जन पत्थरों को भी सम्मान देते हैं, पत्थर खुद बनाकर उनको भगवान बना देते हैं, खुद के हाथों से उनके भगवान बन जाते हैं। ठीक है, इतना आदर इंसान है तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के आजाद इतराता है, इस धरती पे जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता है। ये गाना बहुत अच्छा है, वो लता मंगेशकर वाला, उसकी शायरी बोले, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक ते सांस लड़े हैं, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माता, सो गए अमर हो बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। समस्त शहीदों को इस पावन धरा से आज हम पूरा शरीफ की बड़ी टंकी से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शैक्षिक क्रांति, जय हिंद।